कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं लेखिका सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी शामिल फैसला। कम रोशनी वाला किराए का कमजोर घर में व्याप्त कमजोर बाबू की खांसी और दिव्यांग गीता की सिलाई मशीन की खड़खड़ की आपसदारी। सदर कमजोर द्वार वाले छोटे कमरे में खाट पर पहरेदार की तरह पड़ा खास्ता बाबू। इस कमरे से लगे दूसरे छोटे कमरे में रखी गीता की खटिया, गैस चूल्हा गृहस्थी सूचक अलाय बलाय। कमरे से लगी खुलापन और प्रकाश मुहैया कराते ओसारे में रखी सिलाई मशीन का पहिया सरपट चलाती सरसराकर कपड़े सी रही गीता। नामालूम तरीके से शुरू हुई दिनचर्या नामालूम तरीके पर खत्म होती है। गीता का ध्यान कपड़े से अधिक बाबू पर लगा रहता है। बाबू को रोज बीड़ी चाहिए, जबकि दमा चला चली की मियाद तक खींच लाया है। बाबू ने मर्दों पर प्रतिबंध लगा रखा है कि गीता को टोहने वेधने की कोशिश न हो। उसने तय कर दिया, चूंकि गीता महिलाओं के वस्त्र सिलती है तो वस्त्र लेने देने महिलाएं ही आए। गीता, सदर द्वार से सेठानी ने पुकारा। गीता, सेठानी ने पुनः पुकारा। बाबू जैसे शापित नींद में है। आ जाओ, सेठानी भीतर आ गई। तुम्हारी तबीयत नहीं सुधरी? अब नहीं सुधरनी। सेठानी उसारे में आ गई। गीता, कपड़े तैयार हैं? हो, दे दो, 4 दिन बाद बारात आनी है, लड़की फिटिंग देख लेगी। बैसाखी थाम एक पैर से फुदकती गीता संदूक से कपड़े निकाल लाई। घर में मुंह से कपड़े संदूक में रखती हूँ, लीजिए। रंग रंग के ब्लाउजों को देखकर गीता का अंतस कसकसाता है। उसका ब्याह होता तो अपने लिए कई रंगों के ब्लाउज सिलती, साड़ियों में फॉल पीको करती। अम्मा और बड़ी बहन सीता के कपड़े, सीता के बच्चों के झबले, चड्ढियां सिलती रही। अपनी बारी आई ही नहीं। गीता, शादी में आना। हो। कभी वह इठलाने वाली परिष्कृत सी लड़की थी। विवाह की धूमधाम देखकर बौरा जाती थी। सेठानी आमंत्रित कर रही हैं पर नहीं जाएगी। लोग कहेंगे चलते नहीं बनता, लेकिन भूखों की तरह दावत खाने चली आई। सेठानी पैसे देकर चली गई। गीता ने अम्मा को याद किया। विरासत नहीं छोड़ गई, लेकिन सिलाई सिखा गई। 10वीं पास की थी कि अम्मा उसे सिलाई सिखाने के लिए घेरने लगी थी। वह फौज के सिपाही सी तन जाती। हमें दर्जी नहीं, डॉक्टर बनना है। जानती थी पढ़ने लायक न मति मिली है न गति, पर सहपाठिनों की तरह रटा रटाया जुमला कह देती थी, डॉक्टर बनना है। अम्मा निष्प्रभावी रहती। डॉक्टर न बन, सिलाई सीख, 1-2 साल में ब्याह हो जाएगा। बाबू ने रिश्ता पक्का कर दिया था, सड़क दुर्घटना ने रद्द कर दिया। लड़के वालों का संदेश आया था, लूल लांगड़ उनके घर की शोभा नहीं बन सकती। गीता अपनी वास्तविक वय से एकाएक बड़ी हो गई थी। घुटने के ऊपर से बायां पैर ही नहीं कटा था। वजूद चिंदी चिंदी हो गया था। उसे लंबी चौकोर गोल आयताकार तिकोनी रंग बिरंगी चिंदियां लुभाती हैं। चिंदियों का सही जोड़ बैठाकर पैच वर्क कर पोशाक को आकर्षक बना देती है, पर पैर चिंदी नहीं है जिसका जोड़ बैठाया जा सके। सेठानी के दिए गए पैसे गिन रही गीता को ध्यान आया, बाबू भूखा होगा, दवाई भी चुक गई है। उसने खिचड़ी पकने के लिए कुकर में रख दी। चोखा स्वाद से पसंद करने वाला बाबू अब खाने से कतराने लगा है। खिचड़ी में लौंग जीरे का छौंक लगा देगी। बाबू के कड़वाते मुख का थोड़ा स्वाद बन जाएगा। जब तक खिचड़ी पकेगी, उसने पड़ोस में रहने वाले 14 वर्षीय ननकू के मोबाइल पर बता दिया, बाबू की दवाई ला दे। गीता को सिलाई का अच्छा काम मिल जाता है। साड़ी में फॉल, ब्लाउज में हुक लगाने जैसा काम ननकू की बड़ी बहन निन्नी को दे देती है। निन्नी की कुछ आय हो जाती है। आय का लिहाज कर ननकू गीता की यथोचित सहायता करता रहता है। ननकू पैसे और दवाई का पर्चा लेकर बाजार चला गया। गीता बाबू के सिरहाने खड़ी हुई। बाबू, आज फिर नहीं नहाए? मैं चड्ढी बंडी दिए देती हूँ, हाथ मुंह धोकर ताती ताती खिचड़ी खा लो, कुछ अच्छा लगे। बाबू तेजी से खिरता निझरता जा रहा है। पखौरों में वह बल नहीं रहा। जब ताजे फलों से भरा ठेला ढनका कर भिनसारे बाजार जाता था, गृहस्थी चलाता था। दवाई में पैसा न फूको, एक बंडल बीड़ी मंगा दो। बीड़ी ऐसे पीते हो जैसे अमृत है। बीड़ी मजबूती देती है,
न मिले तो कल का मरता आज मर जाऊंगा। मेरा ख्याल करो, एक तुम ही तो हो बाबू। तुम्हें देखकर कलेजा पिराता है। सिलाई कर गृहस्थी खींच रही हो। उठो। उठता हूँ, बाबू ने कहा पर सुस्त पड़ा रहा। ननकू दवाई ले आया। जी दवाई और पर्चा। 10 रुपए बचे थे, मैंने फुल्की खा ली। चटोरा। गीता भी बाबू के हिसाब से पैसे चुराकर स्कूल में बर्फ और गुलाब लच्छे खाती थी। बादलों में बैठकर आसमान नापने के दिन पता नहीं कहाँ खो गए। ननकू चला गया। गीता ने अब तेजी दिखाई। बाबू उठो, खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। धुले वस्त्र पहनकर बाबू पीढ़े पर बैठ गया। गीता ने 2 थाली परस ली। पहले बाबू खाना खाकर फल बेचने चला जाता था। गीता बाद में इत्मीनान से खाती थी। अब दोनों साथ बैठकर खाते हैं। अब नहीं खाया जाता। रोज खाना छोड़ते हो। नहीं खाया जाता। थाली सरकाकर बाबू अपनी खटिया पर आ गया। खटिया से पीढ़े तक ही चहलकदमी रह गई है। अक्सर अपनी रिक्त हो गई खाट को महसूस करता है। अक्सर गए वक्त को याद करता है। गीता के मामा ने सोयाबीन बेचकर अच्छी कमाई की थी। आनन फानन बच्चे का मुंडन वैष्णो देवी में कराना सुनिश्चित कर लिया। पहली बार इतनी लंबी यात्रा, वह भी मामा के खर्च पर जाने का आनंद मिलने जा रहा था। अम्मा गीता, गीता के दोनों भाई सज गए। इसी शहर के कमानी मोहल्ले में रहने वाली सीता ललचा गई। अपने बच्चे का भी मुंडन वहीं करा लेगी। दोनों बेटियों मुन्नी और गुड्डी को पति पुरुषोत्तम के पास छोड़ गई थी। नहीं मालूम था लंबी यात्रा अंतिम यात्रा साबित होगी। घुमावदार घाटी में जीप पलट गई। गीता के अलावा पूरा परिवार जीप सहित घाटी में समा गया। गीता छिटक कर नीचे वाली सड़क पर गिरी। बाएं पैर की हड्डियां चूर चूर हो गईं। शोक में डूबे बाबू को सुध न आई। गीता का उचित उपचार होना चाहिए। जब सुध आई, सड़ांध फैल चुकी थी। पैर काटा गया। आज वही गीता सिलाई पर गृहस्थी खींच रही है। बाबू जानता है वह चला चली की मियाद में है। उसे अपनी मौत से अधिक गीता की जिंदगी से भय लगने लगा है। सबसे अधिक भय खजहा कुत्ते की तरह लहट गए वर्कशॉप में मिस्त्रीगिरी करने वाले पुरुषोत्तम से है। जब न तब अतिथि बनने चला आता है। अब तो रात को रुकने लगा है। सुबह यहीं से वर्कशॉप चला जाता है। अभी हफ्ता नहीं बीता है, पर आज फिर धमड़ पड़ा। परोपकार दिखाते हुए समोसा, खोआ की कत्थई स्वादिष्ट जलेबी और बाबू के लिए 2 सूती अंगूछी बांध लाया। बाबू, तबीयत कैसी है? बाबू को लगा पूछ रहा है। बाबू, कब मरोगे? मरो तो गीता को अपनी सुपुर्दगी में लो। बाबू ने उसे हताश किया। पहले से ठीक है पुरुषोत्तम। अंगोछी लो, कितना पसीना आता है। गीता को पुरुषोत्तम का आना नहीं सुहाता। सूरत माशाअल्लाह है, पर हीरो की तरह काला चश्मा धारण कर भाल में 4 जुल्फे फहरा लेता है। विडंबना यह कि नाते ढोने पड़ते हैं। सीता नहीं रही, पर यह उसका पति है। मुन्नी गुड्डी का पिता है। बाबू के पास अंगोछी रख अजब मोह में डूबा पुरुषोत्तम गीता के पास आ गया। गीता, कैसा चल रहा है? वक्त की आंच ने गीता की कोमल कमनीय सूरत झुलसा दी है, फिर भी सुंदर लगती है। पुरुषोत्तम को बहुत सुंदर लगती है। बाबू की तबीयत बिगड़ती जा रही है। पुरुषोत्तम ने उसके कंधे पर हथेली रख दी। काहे घबराती हो, मैं हूं। गीता ने हथेली हटा दी। पुरुषोत्तम नाच से हंसा। जीजा साली में इतना चलता है। मुन्नी गुड्डी को ले आते, अपने नाना की तबीयत देख लेती। गीता कहती है, पर अपने लिए एकांत बनाने की कोशिश कर रहा पुरुषोत्तम बच्चियों को नहीं लाता। उनके आने से तुम्हारा काम बढ़ जाता है। दोनों के लिए फ्रॉकें बनाई हैं, ले जाना। गीता ने गुलाबी प्लेन कपड़े में चिंदियों के फूल टाक कर रेडीमेड जान पड़ती सुंदर फ्रॉकें सिली हैं। दे देना। सुहागी, पुरुषोत्तम की दूसरी पत्नी, कैसी है? कटखनी बिलारी है, मेरी मत मारी गई थी। बाबू तुम्हारे वास्ते बोले थे। कहते हुए पुरुषोत्तम ने गीता को चोर नजर से देखा। चरित्र खोते हुए उसे चोर नजर से देखने का अभ्यास हो गया है। जितना सीधी नजर से देखता है, उतना चोर नजर से देखता है। गीता ने बात को महत्व न दिया। जीजा, बाबू के पास बैठो, मैं चाय बना दूं। बनाओ, बाबू की चिंता रहती है इसलिए चला आता हूं। सीता नहीं रही पे इस घर से मेरा नाता है। समोसा जलेबी है, बाबू का कुछ स्वाद बदले। सौगात लाकर अपरिहार्य बनाना चाहता है। न लाया करो, बाबू नहीं खाते। तुम खाओ, बाबू के साथ पथ खाकर कमजोर होती जा रही हो। जो जरूरत हो मोबाइल पर बता दिया करो, ले आऊंगा। गीता उपेक्षा के भाव से प्लेट में समोसा जलेबी रखती रही। जरूरत का सब है, नाश्ता बाबू के कमरे में ले जाओ, चाय बनाती हूँ। गीता के साथ शान जमाते हुए
गीता के साथ शान जमाते हुए खाना चाहता है, पर यह बाबू की पैरवी करती रहती है। प्लेट थाम बाबू के पास चला गया। गीता चाय खौलाने लगी। उसे बाबू का विनय निहोरा याद है। पुरुषोत्तम, गीता से ब्याह कर लो, मुन्नी गुड्डी को आराम होगा। दिन भर ठहर ठहर रोती है। पुरुषोत्तम भाड़ में पड़े मकई के दानों की तरह पटपटाने लगा था। बाबू, गीता बैसाखी पर चलती है, खुद को आसरा नहीं दे सकती। मुन्नी गुड्डी को कैसे देगी? लूल लांगड़ को मेरे मूड में काहे डालना चाहते हो? मैं सीता को नहीं जाने दे रहा था। अम्मा ने जबरई की। सीता सीता और गभुआर लल्ला, पुरुषोत्तम का 2.5 साल का बच्चा, भस्म हो गए। अम्मा ने जबरई नहीं की थी, सीता जबरई गई थी कि इतने बड़े तीरथ में लल्ला का मुंडन करा लेगी। वह तो जन्म की मूरख थी। गीता पूरा प्रसंग न सुन सकी थी। लूल लांगड़, इस संबोधन ने कुछ सुनने न दिया। लंबी देह वाली सुंदर लड़की अब लूली लंगड़ी पुकारी जाती है। सबके साथ वह भी मर जाती तो बाबू के गले की फांसी छूट जाती। जी चाहता था पुरुषोत्तम को पूरी तरह उपेक्षित कर बाबू से कहे, बाबू, तुम गलत आदमी से फरियाद कर रहे हो। सीता के जमाने में जब यह मस्ताते हुए यहाँ 4-4 दिन पड़ा रहता था, इसके दाना पानी की फिक्र सीता से अधिक मैं करती थी। आज मैं लूल लांगड़ हो गई, नहीं कह सकी थी, कंठ में नमी भरी रहती थी। अब तो उसकी आवाज ही स्थायी रूप से नम हो गई है। पुरुषोत्तम का दूसरा ब्याह हो गया था। बाबू विवाह में गया था, लौटकर यथार्थ कहा था, सुहागी के महतारी बाप का साई हैं। इतनी सुंदर लड़की को 2 लड़कियों के बाप से बांध दिया। बेटियां माँ बाप के लिए बोझ होती हैं बाबू, तुम भी तो जीजा से मुझे बांध देना चाहते थे। उसका घर बस जाता, तुम्हें आसरा हो जाता, पर वह मूर्ख है। भरा है गीता का दिल। जीजा को लूल लांगड़ से ब्याह करने में ला जा रही थी, मौज मारने में नहीं आएगी। भोलेनाथ, तुम्हें मेरा अंग भंग करना ही था तो किसी दूसरे अंग को भंग कर देते। कौन सा अंग? हाथ। तब एक हाथ से सिलाई न हो पाती। आंखें, कपड़े नापना काटना सिलना न हो पाता। कान, खाट पर पड़े बाबू की गुहार सुनाई न देती। मतलब कोई भी अंग अकारत नहीं है, सभी अंग अवयव तंतु आपस में जुड़े रहें, जीवन तभी सुचारू रूप चल सकता है। वैसाखी की आदत डालने में कितना रोना आया था, कितना अपमान लगा था, खुद को साधने में कितना जोर लगाना पड़ा था। सुनती हूँ नकली पैर लगाए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, खर्च कितना बैठता है, कहाँ जाना पड़ता है, मालूम नहीं। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में 2 दिव्यांग महिला खिलाड़ी आई थीं। उनके नकली पैर लाखों रुपए के थे। सुनकर घबराहट होती है भोलेनाथ। एक पैर के सहारे जीवन काट लूंगी, बस बाबू ठीक हो जाएं। फिक्रमंद बनने की कोशिश कर रहे जीजा की आवाजाही बंद हो जाए। पुरुषोत्तम रात को रुका रहा। गीता ने व्यवस्था बना दी। जीजा, मेरी खाट उठाकर बाबू के कमरे में रख लो, मैं जमीन में बिछौना डाल लूंगी। बाबू खांसते हैं, नींद ना आएगी। यहां सो जाओ, मैं बाबू के कमरे में बिछौना डाल लूंगी। महाराज की संभावना बनाने के लिए रात को रुकता है, पर यह दिमाग फैल कर देती है। तुम दिन भर की थकी हो, बाबू के कमरे में सो जाऊंगा। बाबू की खांसी और पापी मन, पुरुषोत्तम को नींद नहीं आ रही थी, जबकि खांसी से अधमरा हुआ बाबू शायद झपक गया है। पुरुषोत्तम बिल्ले की सी खास सतर्कता से उठा, गीता के बिछौने पर कुछ देर बैठा रहा, फिर उसका हाथ सहलाने लगा। गीता को अब भरोसे की नींद नहीं आती। घर में पुरुषोत्तम हो तब कदापि नहीं। उसे लगा हाथ में छछुंदर सुरसुरा रहा है, पर यह तो बजबजाती नाली में पड़े बिलबिलाते सूड़ों की छुअन है। जीजा, तुम? नींद नहीं आ रही, कुछ बात करो। गीता दूरी बनाकर दीवार की ओर खिसक गई। जाओ सो जाओ, फौज के सिपाही की तरह तनी रहती हो। बाबू कै दिन का मेहमान, तुम्हारी फिक्र होती है। सीता होती तो बाबू के बाद तुम्हें अपने साथ रखती। पैसोगाही न रहने देगी। तुम मुझे नीक लगती हो, तुमसे ब्याह न कर कितना पछता रहा हूं। प्रेम प्यार की 2 बात कर लिया करो। तुम्हारा कौन जुर्म जो तप सिंह जैसा जीवन बिताओ। गीता को पुरुषोत्तम का आग्रह अतिशयोक्ति लगा। मेरा जुर्म यह कि लूल लांगड़ हूं। पुरुषोत्तम हाफ गया। सीता या सुहागी तेवर दिखाती तो एक पटकनी में तेवर निकाल देता। इसे खास दर्जा देना चाहता है, पर गुरूर दिखाती है। बाबू मरे तो यह काबू में हो, एक पैर से फुदक कर कहाँ तक भागेगी। कुछ देर निष्प्रयोजन बैठा रहा, फिर लौट गया। बाबू ने पुरुषोत्तम का जाना और आना परख लिया। वह नींद में भी आसपास की गतिविधियों का अंदाजा लेता रहता है, नजरअंदाज करते हुए भी गतिविधियों पर नजर रखता है।
पुरुषोत्तम का मिजाज बढ़ता जा रहा है, जंगली हो गया है। उंगलियों में बाघ के नख निकल आए हैं। दुर्घटना में गीता भी मर जाती तो मैं स्वतंत्र होकर मरता। अपनी मौत से अधिक गीता की जिंदगी से भय होता है। पुरुष निकम्मा, लाचार, अयोग्य, बीमार हो लेकिन पुरुष है, उसकी उपस्थिति का भय होता है। स्त्री समर्थ, योग्य, बलशाली हो लेकिन स्त्री है, अबला है। गीता आत्मनिर्भर है पर पैरों में इतनी ताकत नहीं कि अपना बचाव कर लेगी। पुरुषों को नहीं आने देता, पर पुरुषोत्तम को कैसे रोके? निर्भीक होता जा रहा है, सोचना होगा। पुरुषोत्तम सुबह जाते हुए बोला, बाबू अपना ध्यान रखना। मुन्नी गुड्डी को बहुत दिन से नहीं देखा, कभी ले आना। बाबू अब चेहरे के भाव नहीं संभाल पाता, असहायता में कह रहा था, पर मुख ऐसा हो गया जैसे आवेश में है। लाऊंगा। पुरुषोत्तम चला गया। गीता समझ गई बाबू रात भर गहन स्थिति से गुजरा है। बाबू तुम अच्छे हो जाओ। अब अच्छा नहीं हो सकता। क्या तो बोलते हो? दिमाग में दवाइयों की गर्मी चढ़ गई है। नानकू से कहती हूँ ऑटो ले आए, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। तुम्हारी सोच लगी रहती है बिटिया। मैं न रहूं तब मुन्नी को अपने साथ रख लेना, पास के स्कूल में दाखिला करा देना। तो इस गहन स्थिति से गुजर रहा है बापू। अब तक इसने गीता की पहरेदारी की, चाहता है अब मुन्नी करे। सुहागी ना आने देगी। मुन्नी गुड्डी बताती हैं दिन भर उन्हें काम में पेरे रहती है। मुन्नी गुड्डी से नाता बना रहे इसलिए सुहागी को मैंने घर बुलाया था। मुंह दिखाई दी थी पर वह दोबारा नहीं आई। जानती है यह उसका मायका नहीं, मुन्नी गुड्डी का ननिहाल है। हो सकता है आना चाहती हो, पुरुषोत्तम न लाता हो। तुम्हारी सोच लगी रहती है। बाबू जैसे अंतिम इरादा बताने के लिए ही रुका था। शनिचर की रात चला चली की मियाद पूरी कर गया। गीता को लगा अंतिम दाव हार गई है। जिंदगी में रफ्तार कभी नहीं रही, पर इस क्षण गति और गतिविधि दोनों खत्म हो गई। शव के सिरहाने किया गया विलाप अलग किस्म का होता है। सुनकर कुछ लोग जुहा गए। निन्नी बोली, दीदी जीजा को खबर करो। विवशता। जिसने मर्म पर आघात किया वह इंतजाम संभालेगा। गीता ने मोबाइल पर पुरुषोत्तम को बताया, बाबू नहीं रहे। मुन्नी गुड्डी नन्ना के दर्शन कर ले, सुहागी को भी लेते आना। बच्चियों के साथ आए पुरुषोत्तम ने इस स्फूर्ति और उदारता से इंतजाम संभाला मानो गीता को एहसानमंद बनाकर मानेगा। इंतजाम संभालता, यहीं से वर्कशॉप चला जाता। मुन्नी गीता की कलाई थाम संताप कहती, मौसी मम्मी काहे मर गई? यह मम्मी हम दोनों से खूब काम कराती हैं, खुद अपने बिलौटे को गोद में टांगे भागती हैं। पापा कुछ नहीं कहते मुन्नी? दिन भर ड्यूटी में रहते हैं, कभी कभी रात में भी ड्यूटी करते हैं। गार्ड छुट्टी पर जाता है तब मालिक पापा को रोक लेता है। जीजा मोटी खाल का ही नहीं, लबरा झूठा भी है। जी चाह सर्वे सर्वा बने जा रहे जीजा के पुट्ठे में बैसाखी हुमक कर मारे। मम्मी कुछ नहीं कहती? लड़ती हैं। पापा से लड़े पे तुम दोनों से इतना काम काहे कराती है? मैं सोचती थी बाबू का सुनकर आएगी, पे देखो नहीं आई। गुड्डी ने यथार्थ कहा। आने को कहती थी, घूमने में बड़ी तेज है, पापा नहीं लाए। नन्ना बीमार थे तब भी आने को कहती थी। गीता का अंतस लोहार की गर्म भट्टी की तरह भभकने लगा। जीजा दाव खेलने में माहिर होता जा रहा है। मुन्नी बाबू के बिना अकेले मुझे डर लगेगा। जीजा से कहूंगी तुम्हें मेरे साथ रहने दें, पास के स्कूल में दाखिला करा दूंगी। मुन्नी उत्साहित हो गई। मौसी पापा से नहीं मम्मी से कहो। मम्मी कहती हैं मौसी नन्ना ऐसे कठोर हैं कि तुम दोनों बहनों को कभी नहीं बुलाते। महीना 2 महीना वहां रहो तो मैं शांति पाऊं। मैं जीजा से खूब कहती हूँ मुन्नी गुड्डी को लाओ, तुम लोगों को नहीं बताता क्या? मम्मी से बात कराओ। हो। मुन्नी ने गीता के मोबाइल से सुहागी को कॉल किया। सुहागी शोक सूचक मंद स्वर में बोली, गीता दीदी बाबूजी का सुनकर दुख हुआ, सोचती थी आओगी। आती पे तुम्हारे जीजा बोले बाद में चलना। मैं अनाथ हो गई सुहागी, मुन्नी यहाँ रहे तो सहारा रहेगा। सुहागी ने माना करिश्मा हस्तगत हुआ है, उसका अभिष्ट गीता की जरूरत बनेगा। दीदी मुझसे क्यों परमिशन लेती हो? मुन्नी पर तुम्हारा हक है, किसी दिन आऊंगी। सुहागी किसी दिन नहीं दूसरे दिन ही चली आओ। बाबू के लिए रोई, औपचारिक बातें की, आंसू पोंछकर मुद्दे पर आई। घर की रौनक चली गई दीदी, अकेले कैसे रहोगी? इसलिए मुन्नी को रखना चाहती हूँ। गुड्डी को भी रखो, तुम्हारा हक है। दोनों एक दूसरे के बिगड़ नहीं रहती। स्कूल और घर के जंजाल में उलझी मासूम बच्चियां
न चतुराई है, न अधिक सोचने का अभ्यास है। गुड्डी ने उत्साहित होकर सुहागी की कलाई पकड़ ली। मम्मी, मैं भी मौसी के साथ रहूं? पापा डांटेंगे तो नहीं? मैं बात कर लूंगी। यह मौका है जब पुरुषोत्तम का चरित्र बता दिया जाए। सुहागी, तुमने तो मेरे मन की बात कर दी। जीजा बाबू की तबीयत देखने आते रहते थे, 1-2 दिन रुकते थे। तुम्हारे घर कब दीदी? जब गार्ड छुट्टी पर जाता है तब जरूर रात में वर्कशॉप में रुकते हैं। दुनियादारी समझो सुहागी, जीजा यहाँ रुकते हैं। बाबू थे अलग बात थी, पर अब। गीता ने पुरुषोत्तम का चरित्र समझा दिया। सुहागी ने समझ लिया। गीता को आदर और विनम्रता से देखा। बाबू की उपस्थिति में अपनी हिफाजत करती रही, अब बच्चियों की उपस्थिति में करना चाहती है। पुरुषोत्तम दिन ढले वर्कशॉप से लौटा। सुहागी को विस्मय की तरह मौजूद पाया। सुहागी ने पुरुषोत्तम को सुनाते हुए गीता से कहा, दीदी तुम अकेली नहीं रहोगी, मुन्नी गुड्डी साथ में रहेंगी। मैं दोनों के कपड़े किताब पहुंचा दूंगी। कोई दिक्कत हो तो मेरे मोबाइल पर बात करना। इतना कह पुरुषोत्तम से संबोधित हुई, सुनो हो, वर्कशॉप वाले को कह दो रात में ड्यूटी नहीं करोगे। मुन्नी गुड्डी के बगैर हमको अकेले डर लगेगा। पुरुषोत्तम लटपटा गया। सुहागी फैसला नहीं कर रही है, उसकी तमन्ना का नाश कर रही है। गीता मुन्नी गुड्डी को नहीं संभाल सकती। मुन्नी ने अर्ज की, पापा रहने दो ना, मौसी परेशान है। सुहागी ने बच्चियों के सिर पर हथेली फेरी। मौसी को परेशान न करना, मैं आती जाती रहूंगी। 2 स्त्रियों का शामिल फैसला। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी शामिल फैसला।